मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रुप में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था हमने, विच इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टिल 1990। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टार्ट किया था हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो पॉइंट वाइज स्टडी हमने किया था। Now today we are going to start another one topic, which is issues and policies of Indian agriculture. तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दैट गवर्नमेंट ने 2 टाइप के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं इंडियन एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए। फर्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट आर नोन एज लैंड रिफॉर्म्स, एंड सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म दैट आर नोन एज नॉन न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। So today we are going to start detailed study of the topic institutional reforms. Issues or policies of Indian agriculture. At the time of independence, Indian agriculture was backward and traditional in nature. Right from the first 5-year plan, the government of India realized that agriculture sector of the country requires immediate and significant changes. Agriculture policy of reforms in agriculture of Indian government during the 5-year plan consists of the following important measures. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के समय से ही हमारा जो देश में एग्रीकल्चर था वो बहुत पिछड़ा हुआ था और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर या ट्रेडिशनल खेती लोग करते थे। तो जब से पहला 5-year प्लान बना तब से गवर्नमेंट ने इस बात का ध्यान रखा या गवर्नमेंट को इस बात का रियलाइजेशन था कि हमारे देश के एग्रीकल्चर को बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की, यानी हमारे देश के एग्रीकल्चर को इमीडिएट और सिग्निफिकेंट चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए कुछ मेजर्स अपनाए गए। तो पहला पॉइंट आता है उसमें इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। समझते हैं इसका डिटेलिंग। Various institutional changes in the agrarian system have been undertaken in the country for raising agricultural production and providing incentives to the cultivators. These institutional changes are known as land reforms. बहुत सारे चेंजेस लाए गए एग्रीकल्चर सिस्टम में जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो खेती करते हैं किसान उनको इंसेंटिव्स मिले, यानी कि उनको फ़ायदा मिले। ये जो बदलाव लाए गए ये बदलाव लैंड रिफॉर्म्स कहलाते हैं। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल फॉर लैंड रिफॉर्म्स विच प्राइमरीली रिफर्स टू द चेंज इन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म में जो आया वो था इक्विटी लाना एग्रीकल्चर में, नहीं समानता लाना। अब समानता कैसे लाई जाए, तो सबसे पहले जो बदलाव लाए गए वो बदलाव थे एग्रीकल्चर सिस्टम में समानता लाना। समानता किस तरीके से आएगी, तो समानता लाने के लिए सबसे पहले ओनरशिप जो थी उसको चेंज किया गया। यानी कि पहले जो ब्रिटिशर्स के समय में एग्रीकल्चर सिस्टम चलता था उस समय में एक ही किसी के हाथ में ज़मीन पूरे लैंड होती थी, तो जो ओनरशिप थी, जो मालिकाना हक था, उसमें बदलाव किया गया। द मेन लैंड रिफॉर्म्स अंडरटेकन इंक्लूड द फॉलोइंग। लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहले क्या क्या चेंजेस आए, तो फर्स्ट चेंज आया इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज कॉल्ड जमींदार्स, जागीरदार्स एक्सेट्रा, who merely collected rent from the actual tillers of the soil without contributing towards the improvement of the farm. जब हमारे देश में आज़ादी नहीं थी या ब्रिटिशर्स का रूल था, उस समय जो इंटरमीडियरीज काम करते थे, यानी जो लोग काम करते थे, वो लोग ज़मींदार या जागीरदार कहलाते थे, जो कि किसानों से रेंट लेते थे और बिना किसी इम्प्रूवमेंट के, यानी उनको कोई मतलब नहीं था कि सॉइल में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है या खेती में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कलेक्शन से ही अपना मतलब रहता था। The low productivity of agriculture sector forced India to import food from United States of America. अब प्रोडक्शन इतना कम था इंडिया में, यानी सारे मैक्सिमम लोग खेती करते थे मगर फिर भी जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था। इतना कम था कि हमारे देश में USA से अनाज को इंपोर्ट करना पड़ता था।
Equity in agriculture called for land reforms, which primarily refers to the change in ownership of the land holdings. तो सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म्स में बात आई वो आई समानता की, यानी कि ओनरशिप चेंज करने की। उसके लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक टिलर्स ऑफ द सॉइल टिलर ऑनर ऑफ द लैंड। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद जो सरकार ने कदम उठाए वो ये थे कि ये जो इंटरमीडियरीज थे, यानी ज़मींदार या जागीरदार जैसे जो लोग थे, उनको हटा दिया गया और जो किसान थे उन्हीं को ज़मीन का ओनर बना दिया गया। द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ओनरशिप ऑफ द लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स टू द टिलर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट। सबसे पहले जो पॉलिसी बनाई गई वो पॉलिसी ये थी कि ओनरशिप जो है ज़मीन की वो किसको दी जाए, तो वो टिलर्स को दी जाए, यानी कि इम्प्रूवमेंट सबसे पहले किए जाए। तो ये था पहला पॉइंट जो कि था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब हम पढ़ते हैं इस अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज के होने से क्या फ़र्क पड़ा, तो इसके अचीवमेंट्स देखते हैं हम। अचीवमेंट्स का पहला पॉइंट आता है इस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टीनेंट विद गवर्नमेंट। जब अबॉलिशन कर दिया गया, यानी जब हटा दिए गए इंटरमीडियरीज, तब लगभग 200 लाख जो टीनेंट्स थे, यानी जो किसान थे, वो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए और अब उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो ज़बरदस्ती कोई ज़मींदार उनका शोषण करे, उनको एक्सप्लॉयटेशन करे। सीधे सरकार से कांटेक्ट में सारे किसान आ गए थे। सेकेंड पॉइंट आता है इसका इस ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, वो भी इस एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज की वजह से हुआ। तो ये दो पॉइंट इस एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी पॉइंट के सब पॉइंट है, यानी अचीवमेंट्स ऑफ एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो हम दो पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट आएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टीनेंट विद गवर्नमेंट और दूसरा पॉइंट आएगा ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स, यानी अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज जो टॉपिक था उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। तो प्रॉब्लम्स क्या आई, तो पहला पॉइंट आता है इसमें इस लूप होल्स इन लेजिस्लेशन। लूप होल्स का मतलब होता है कुछ न कुछ रुकावट आना। तो जो भी वर्किंग चल रहा था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, यानी कि बहुत सारी रुकावटें थी। लूप होल्स किस में थी, तो लेजिस्लेशन में थी, यानी वर्किंग में थी, और मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी, यानी कि कुछ न कुछ गलत काम वहाँ पर हो रहे थे। सेकेंड पॉइंट आता है इसका लैंड ओनर्स क्लेम्ड फॉर सेल्फ कल्टिवेटर the actual tillers. There were cases where tenant were evacuated and the land owner claimed to be self cultivator. बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर जो लैंड ओनर थे उन्होंने बोला कि हम कोई किसान को नहीं रखेंगे, हम खुद ही अपना काम कर लेंगे, यानी जो ओनर थे वो ओनर ने क्लेम किया कि हम खुद ही कल्टीवेशन करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है इसका इस नो बेनिफिट टू द पुअरेस्ट एग्रीकल्चरल लेबर्स। जो एग्रीकल्चर के लेबर थे उनको, यानी ऐसे लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, जो कि मजदूरी का काम करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको इस एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी पॉइंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तीन पॉइंट आते हैं प्रॉब्लम्स के। पहला पॉइंट है लूप होल इन लेजिस्लेशन, सेकेंड पॉइंट है लैंड ओनर क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर, एंड थर्ड पॉइंट इज नो बेनिफिट टू द पुअरेस्ट एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का फर्स्ट पॉइंट हमने अच्छे से समझा, जो कि है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।